सुप्रभात बच्चों। आज के ऑनलाइन कक्षा में मैं अनामिका पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम वसंत भाग 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे पार्ट 2 दादी माँ। दादी माँ भाग 1। तो बच्चों, दादी माँ के लेखक है शिव प्रसाद सिंह जी। इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी माँ से जुड़ी अनेक खट्टी मीठी घटनाओं का वर्णन किया है। आइए देखते हैं अपनी दादी माँ के बारे में लेखक हमें क्या क्या बताना चाहते हैं। तो आइए दादी माँ से परिचित होते हैं। लेखक लिखते हैं, कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि वे अपने जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना किए हुए हैं, किंतु हमेशा नहीं तो प्रायः कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी परेशानी आने पर उनका जो मन है वो बेचैन हो जाता है। आगे वो लिखते हैं कि उनके जो शुभचिंतक मित्र हैं वो उनके सामने तो अच्छी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे उन्हें जरा सी प्रतिकूलता से घबरा जाने वाला कहते हैं, अर्थात जरा सी विषम परिस्थिति से घबरा जाने वाला कहकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। आगे लेखक लिखते हैं, मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी इन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस ही मेरे आंखों के सामने शरद की शीतल किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। लेखक बताते हैं कि मैं मन में सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि इन बातों के बारे में नहीं सोचूंगा। अचानक ही दादी माँ के जो छवि है उनके सामने आ जाती है। आगे लेखक लिखते हैं, मुझे लगता है जैसे कुंवार के दिन आ गए हैं। लेखक को कुंवार का महीना जो है याद आ गया है। कुंवार अर्थात अश्विन का महीना। आगे देखते हैं लेखक इसमें क्या बताना चाहते हैं। वे लिखते हैं कि मेरे गांव के चारों ओर पानी ही हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूं और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। लेखक यहाँ पर अपने गांव के आसपास के दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। वे बताते हैं कि उनके गांव के आसपास किस तरह से पानी भरे हुए हैं और उसमें मोथा साई, गेहूं और घास, बन प्याज के जो घास है वो सड़कर विचित्र सा गंध छोड़ रहे हैं। आगे गांव का ही वर्णन करते हुए लेखक बताते हैं कि रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। लेखक ने यहाँ पर अपने गांव के आसपास के दृश्य का वर्णन किया है। यहाँ पर आए कठिन शब्दार्थ है सिवान अर्थात गांव की सीमावर्ती भूमि। आगे लेखक लिखते हैं कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले तो चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के महीनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर कुंवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। लेखक बताते हैं कि उनको आषाढ़ के महीने में आम जामुन ना मिले ना सही, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले ना सही, चैत के महीनों में लाई गुड़ ना मिले तो भी उनको दुख नहीं होता, लेकिन कुंवार के महीने में उनको ये झाग से भरे हुए जल में यदि कूद कूद कर कहाँ नहाने को नहीं मिलता है तो लेखक मन ही मन उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। यहाँ पर आए कठिन शब्दार्थ अगहन अर्थात मार्गशीर्ष भारतीय महीना का नाम। दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। लेखक बताते हैं कि उस झाग भरे जलाशय में एक दो दिन ही कूद कर नहा पाए थे कि
वो बीमार पड़ गए। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। लेखक बताते हैं कि थोड़ा थोड़ा बुखार आना उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि उनको तेज ज्वर आ गया। और इस बार जो ज्वर आया वो चढ़ता गया, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था और रजाई पर रजाई ओढ़े दिन भर लेखक जो है सोए रहते। तो लेखक बताते हैं कि उनको हल्की बीमारी अच्छी लगती है, लेकिन इस बार बीमारी आई तो तेज आ गई, तेज ज्वर हो गया, जिसके कारण उनको अच्छा नहीं लग रहा था। आगे लेखक लिखते हैं कि दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सदा टपके हुए जल की शीतलता। लेखक बताते हैं कि वो बीमार थे, अचानक दिन में सोए हुए थे कि दादी माँ आती है सुबह सुबह नहा करके। और वो कहाँ से नहा कर आती है? उसी झाग वाले जल में। और दादी माँ कैसी दिखती है? पतले दुबले स्नेह से पूर्ण वो दादी माँ दिखती है। और उनके शरीर में कैसा वस्त्र है? सफ़ेद धोती का वस्त्र, जो कि जिसमें धारी नहीं बनी हुई है, और सफ़ेद बालों से उनके जो है जल टिपक रहे हैं। इस तरह से दादी माँ के छवि का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। लेखक बताते हैं आते ही उन्होंने सर पेट छुए। जैसे ही वो नहा के आए, सीधा दादी माँ जो है लेखक के रूप में आए और आ करके उनके सर और पेट को छू करके देखने लगे कि बुखार जो है वो उतरा है या नहीं। यहाँ पर आए कठिन शब्दार्थ हैं। सदा अर्थात अभी अभी। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। इस तरह से दादी माँ जो है लेखक के 24 घंटे ध्यान रखती। लेखक बताते हैं कि जब वो नहा करके आती है तो आंचल में कुछ वो लेकर के आई है। क्या लेकर के आई है? वो धूल की भभूति लेकर के आई है। और वो धूल की भभूति को ला करके लेखक के मुंह में डालते हैं, उनके माथे पर लगाते हैं। और दिन रात दादी माँ जो है लेखक के पास बैठे रहती है, उनको पंखा झलती है, उनके हाथ पैर को सहलाती है और दालचीनी का लेप लगाती है और दिन भर छू छू के पता लगाती है कि ज्वर कितना ठीक हुआ। ऐसी थी दादी माँ। लेखक का पूरा ध्यान रखती। लेखक वो गाँव वालों का भी ध्यान रखती। आगे पढ़ेंगे, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं। इस तरह से वो परेशान रहती यदि घर में कोई बीमार होते। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से तो नहीं चला गया। आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। इस तरह से दादी माँ जो है घर वालों को परेशान करती कि सभी काम समय पर हुआ या नहीं हुआ। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम। क्या काम? हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। लेखक बताते हैं कि दादी माँ को 50 किस्म की दवाई के नाम याद थे और गांव में भी वो वही काम करती। जिस तरह वो लेखक का ध्यान रखती, वैसे ही गांव में यदि कोई बीमार पड़ जाते उनको बुला करके ले जाते, क्योंकि दादी माँ गांव की वैद्य टाइप की थी, यानी गांव की डॉक्टर थी। उनको दवाई भी पता था और लोगों के माथा और हाथ और माथा आदि छू करके वो पता लगा लेती कि इसे मलेरिया हुआ है या सरसाम हुआ है। सरसाम यानी सब जानते होंगे, कपकपी लेकर आने वाली बुखार, और निमोनिया, तो ये सारा चीज़ को वो छू कर ही बता देती। इस तरह से लेखक की जो दादी माँ है वो बड़ी अनुभवी है। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुंगल और धूप, सफाई कोई
उनसे सीख ले। लेखक आगे बताते हैं कि दादी माँ को सफाई बहुत पसंद था और वो बताते हैं कि महामारी के समय में जब हैजा हुआ था तो उस टाइम दादी माँ सुबह नहा के आती और लौंग और गुड़ का जल बनाती और पूरे घर में गूंगल धूप से धुआं करती, ताकि घर में रहने वाले जितने विषाणु हैं जो हवा में रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, वो उनसे नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से इसीलिए लेखक ने यहाँ लिखा है कि सफाई कोई उनसे सीख ले, अर्थात दादी माँ से सीखे। दवा में यदि देर होती, मिश्री और शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो जैसे पागल हो जाती। यहाँ पर आए कठिन शब्दार्थ है गिलाफ अर्थात कवर। तो इस तरह से दादी माँ सफाई का ध्यान रखती और कोई सफाई में कुछ चाहट होता तो वो बहुत गुस्सा होती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। आगे लेखक बताते हैं कि बुखार तो उन्हें अभी भी आता है। नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नारी देख जाते हैं और कुनैन मिश्र की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक बताते हैं कि अभी भी उनको बुखार होता है, लेकिन अब तो दादी माँ नहीं है उनके पास। नौकर जो है पानी दे जाता है और उनके यहाँ जो महाराज लगा हुआ है खाना बनाने वाला, वो खाना बना करके साबू या खिचड़ी जो जी में आए बना करके रख के किचन में चला जाता। तो और डॉक्टर भी आते, नारी देखते छूते और कुनैन की मिश्र शीशी अर्थात कड़वी गोली की जो शीशी है वो रख करके वो चले जाते। तिताई यानी होता है यहाँ पर बच्चों, देखो तिताई का अर्थ होता है तीखापन। तो लेखक बताते हैं कि दवाई के जो तीखापन है उसको देख करके लेखक का जो बुखार है वो भाग जाता, यानी ये जो तीखी दवाई है वो लेखक को खाने का मन नहीं होता। और लेखक बताते हैं कि जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं चाहता, क्योंकि दादी माँ उनकी सेवा करने के लिए नहीं है, ध्यान रखने वाले कोई नहीं है, तो उन्हें अब बुखार अच्छा नहीं लगता है। आगे लेखक बताते हैं कि किशन भैया की शादी ठीक हुई है। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनी आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। इस तरह से दादी माँ जो है किशन भैया के शादी में अत्यंत प्रसन्न है और प्रसन्नता के कारण वो दिन भर घर में कुछ न कुछ करते रहती। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो तैयारी पहले से करते हैं, तो उसी तैयारी में दादी माँ लगे रहती। यदि कोई बुलाने आते तो बार बार बुलाने पर वो आती और कहने लगती कि यदि अपने हाथ से एक काम भी ना करूं तो काम होने वाला नहीं है। यहाँ पर आए कठिन शब्दार्थ कार परोजन अर्थात होता है पारिवारिक उत्सव का कार्य। लेखक बताते हैं कि जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, क्योंकि दादी माँ बहुत बुजुर्ग हो गई है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। वो हमेशा ध्यान देते रहती, जिसके कारण सभी काम टाइम पे होता, और यदि वो ध्यान नहीं देती तो उस काम में विलंब हो जाता, बिना वजह का देरी हो जाता। उन्हीं दिनों की बात है। किन दिनों की बात है? जब किशन भैया की शादी लगी हुई थी। लेखक एक दिन की घटना बताते हैं। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। लेखक देखते हैं, देखूं तो दादी माँ किस पर बिगड़ रही हैं। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। लेखक देखते हैं कि कोने में रामी की चाची जो है वो खड़ी हुई है और दादी माँ उसी के ऊपर आज भड़की हुई है। यहाँ पर आए कठिन शब्दार्थ है निकसार अर्थात निकलने का रास्ता। आइए देखते हैं दादी माँ उनको क्या सुनाती है। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाग रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है। इस तरह से दादी माँ जो है धन्नो के ऊपर गुस्सा होती है, क्योंकि धन्नो जो है
बहुत पहले से दादी माँ से कर्ज ली हुई है और उसको चुकता नहीं कर रही है, जिसके कारण दादी माँ उसको खरी खोटी सुना रही है और उन्हें कह रही है कि फसल में दूंगी, क्योंकि धन्नो जो है बोलती है कि फसल में दूंगी और फसल के बाद भी वो पैसे को चुकता नहीं कर रही है, जिसके कारण आज दादी माँ गुस्सा हो रही है। तो धन्नो बोलती है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। अपनी बेटी के बारे में कह रहे हैं कि यदि आप दया नहीं करेंगे तो मेरी बेटी का जो विवाह है वो कैसे पूर्ण होगा। और दादी माँ के पैर को छूने जैसा करती है। तो दादी माँ जवाब में देती है, हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। इस तरह से सारे दृश्य को लेखक देखते रहते हैं। अब वो आकर के दादी माँ के पास कहते हैं, जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। लेखक कहते हैं कि इस घटना को हटाने के उद्देश्य से दादी माँ को वो समझाते हैं कि जाने दो दादी, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। इस तरह से लेखक के कहने पर दादी माँ कहती है, चल चल, चला है समझाने। लेखक को फटकार लगाती है, कहती है कि तू मुझे समझाएगा। इस तरह से वो नाराज होती है। यहाँ पर आए कठिन शब्दार्थ हैं निस्तार अर्थात विवाह, हाथ पीले करना। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। इस तरह से दादी माँ के डांट खाने के बाद लेखक जो है आंगन की ओर चुपचाप चले जाते हैं। कई दिन बीत गए हैं, इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। लेखक कहते हैं कि ये जो घटना है उसको मैं भूल सा गया था। कुछ दिन बाद वो देखते हैं कि एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। उन्होंने देखा वह दादी को पुतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही है, उनको शुभकामनाएं दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। इस तरह से जो है वो धन्नो, रामी की जो चाची है धन्नो चाची, वो क्या कहने लगी, आशीर्वाद देने लगी। तो लेखक पूछने लगते हैं कि क्या बात है, आज प्रसन्न नजर आ रही हो, क्या हो गया? तो कहती है कि मैं उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। तो दादी माँ जो है आज धन्नो चाची की जो कर्ज है उसको माफ़ करती है। यहाँ पर आए कठिन शब्दार्थ है उरीन अर्थात कर्ज मुक्त होना। लेखक को सारी घटना धन्नो जो है बताने लगी। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। इस तरह से सारा वृत्तांत धन्नो जो है लेखक को सुनाते हैं। लेखक सुनते हैं और मन ही मन प्रसन्न होते हैं। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, लेखक कहते हैं धन्नो चाची से लेखक पूछने लगे, उस दिन तो बहुत डांट रही थी वही दादी। वह तो बड़े लोगों का काम है। इसका जवाब धन्नो इस प्रकार देती है, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। इस तरह से दादी माँ के दयालुता का यहाँ चित्रण लेखक ने किया है। लेखक बताते हैं कि वो कठिन परिस्थिति में गांव वालों का साथ भी देती थी और कई लोगों के कर्ज भी माफ़ कर देती थी। तो दादी माँ पाठ के आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। इसके आगे के पैराग्राफ को, आगे के जो कहानी है उसको हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है बच्चों ये कहानी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आगे के पार्ट को हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।